समाज पार्टी जो कि 4 बार उत्तर प्रदेश में शासन कर चुकी, और उसके बाद भी एक नई पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी आज़ाद समाज पार्टी? कल जब हम नहीं होंगे तो ऊर्जा और ज्यादा होगी। ऐसे तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आरपीआई बनाई थी कि धारा 376 भी हो जानी चाहिए, बलात्कार की कोई धारा नहीं लगनी चाहिए। पुलिस ने मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर मुझे 3rd डिग्री तक दी, मुझे करंट लगाया गया, मुझे बर्फ की सिल्ली पर उल्टा लेटाकर फट्टे बजाए गए, मेरे प्राइवेट फ्लैट पर करंट लगाया गया। 2 दिन बाद मुझे जेल भेजा गया और सहारनपुर जेल में 3 दिन मुझे उल्टा लेटना पड़ा। मैंने 2 दिन खाना नहीं खाया और मेरी गलती इतनी थी कि मैंने अपने कमजोर समाज की आवाज उठाई थी। मैं भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ चला था। आपके कंधों पर जिम्मेदारी बहुत जिम्मेदारी थी। मेरी बहन की शादी करनी थी, मुझसे बड़ी बहन की शादी करनी थी और मैंने की 2015 में। वो रात को डीजे बजा करके वहां से 100 रुपए मुझे मिलते थे और दिन में स्कूल जा। चारों सदन का सदस्य बनना है मुझे और सदन में जाकर के मुझे ऐश नहीं करनी, कुर्सी पे चिपकना नहीं है। द ग्रेट चमार एक बोर्ड लगा हुआ है घड़कोली में, काफी वायरल हुआ। बिल्कुल लगा हुआ। हालांकि 2017 में जो हिंसा भड़की थी उसी समय वायरल हुआ था। जी जी। इसके पीछे का जो इतिहास है बोर्ड के, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। द ग्रेट चमार की एक अलग कहानी है जी। सदियों से दबाए हुए समाज को, प्रताड़ित किए हुए समाज को, अपमानित किए हुए समाज को बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो तो वो अपनी गुलामी की बेड़ियां काट लेता है। हमारा समाज बहुत सताया गया, दबाया गया। जनपद सहारनपुर में हमारी संख्या सबसे ज्यादा है, हम वहां मजबूती में हैं। ये गांव है घड़कोली। इस गांव की कमेटी ने, जो अंबेडकर कमेटी है, समिति है, उन्होंने मिलकर एक निर्णय लिया। उनके गांव से पहले एक गांव था खतौली गुजर और उनके गांव से आगे एक गांव था बडेड़ी राजपुताना, बीच में उनका गांव था घड़कोली। उन्होंने कहा कि जब पीछे खतौली गुजर है और आगे बडेड़ी राजपुताना है तो हम अपनी जाति को प्रसिद्ध करने के लिए अब ग्रेड लिखेंगे। हाँ, जो सर्टिफिकेट में भी जाति है, सब है। उस सर्टिफिकेट में हमें जाति चमार का ही सर्टिफिकेट मिलता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। उन्होंने गांव में बोर्ड लगाया, उस पर लिखा गया द ग्रेट चमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्राम घड़कोली आपका हार्दिक स्वागत करता है। उस बोर्ड से उच्च जाति के लोग, जो लोग सदियों से हमें दबाते आए, हमारा शोषण करते आए, उन लोगों को बड़ी चिंता हुई, बड़ी पीड़ा हुई। उन लोगों ने उस बोर्ड को तोड़ने का प्रयास किया, उस पे कालिक पोत दी गई। उसी के साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर पे कालिक पोत दी गई, महात्मा बुद्ध की तस्वीर पे कालिक पोत दी गई। वहां से विवाद शुरू हुआ। भीम आर्मी बन गई थी 2015 में। 21 जुलाई को भीम आर्मी का गठन हो चुका था और भीम आर्मी को बनाया इसलिए था कि अगर बहुजन समाज के हक अधिकारों पर कोई डाका डालेगा, बहुजन समाज की बहन बेटियों को कोई परेशान करेगा, या बहुजन समाज के संतों गुरुओं महापुरुषों का, बुजुर्गों का कोई अपमान करेगा, तो भीम आर्मी डटकर उसका मुकाबला करेगी और ईंट से ईंट बजा देगी उसकी। 2015 में भीम आर्मी का गठन हुआ जी। उसके बाद 17 में ये हिंसा भड़की थी, सबीरपुर की घटना जो हुई थी। और आपके यहाँ से कितनी दूरी है इसकी? सबीरपुर की दूरी हमारे यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर है, सहारनपुर से। जी। और ये घड़कोली जो है, ये भी घड़कोली की दूरी 16 किलोमीटर की है। छुटमलपुर की दूरी 26 किलोमीटर की है सहारनपुर से। तो सबीरपुर से और घड़कोली से क्या तालमेल था? ये समाज का तालमेल था। घड़कोली और सबीरपुर का तालमेल, घड़कोली में हमारे समाज को मारा पीटा गया, बाबा साहब को अपमानित किया गया और हमारे समाज के ऊपर ही समाजवादी गवर्नमेंट में पुलिस ने कार्रवाई की। भीम आर्मी ने इसका संज्ञान लिया। भाई चंद्रशेखर आजाद खुद मौके पर पहुंचे और दोषियों को यह एहसास कराया कि अब बहुजन समाज पर जब भी अन्याय होगा, जब भी अत्याचार होगा, अब हम सहन नहीं करेंगे, अब हम घर में घुस के जवाब देंगे। इसलिए घड़कोली जा करके, उन्हीं के गांव में जा करके भाई चंद्रशेखर आजाद ने उनको जवाब दिया कि तुम आओ तलवार लेके, हम देखते हैं तुम्हारी तलवारों में कितना दम है। तो ये जो अखिलेश यादव की सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तो घड़कोली में उनकी सरकार में हुआ था। हाँ, उन्हीं की सरकार में। और सबीरपुर में योगी जी की सरकार, ये योगी की सरकार में हुआ था। जी। और उसके बाद फिर जेल भी गए।
आप भी शायद जेल गए। हाँ हाँ, सबीरपुर की घटना के बाद, असल में सबीरपुर की जो घटना है वो विवाद डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को लेकर हुआ जी। उच्च जाति के या यूं कह लो ठाकुर समाज के लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को रुकवा दिया जी। और रुकवाया इसलिए कि जनरल सीट पर एससी समाज से चमार जाति का आदमी प्रधान कैसे बन गया। इसी अवेज में उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की जयंती को रुकवा दिया। 20 दिन बाद 5 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती आई। बड़े धूमधाम से राजपूत समाज के लोगों ने तलवारें निकाल करके उस जयंती को मनाया। हमारी गलियों से भी गुजरी, सबीरपुर में हमारे समाज की गलियों से गुजरी। लेकिन उसी शोभा यात्रा में कुछ ऐसे लोग थे जो ये नारे लगा रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर मुर्दाबाद, डॉक्टर अंबेडकर मुर्दाबाद, संविधान मुर्दाबाद, चमार मुर्दाबाद, चमार हमारे पैरों की जूती, और देखो हमने अपनी निकाल ली तुम नहीं निकाल पाई। इस तरह की बातें वो करने लगे, नीचा दिखाने वाली, नीचा दिखाने के लिए। इसी बात का विरोध हमारे समाज के लोगों ने किया और विरोध के बदले कई हजार लोगों ने तलवारों से, लाठी डंडों से, बंदूकों से हमारी बस्ती पर हमला कर दिया। 56 घरों में आग लगा दी, जिसमें जानवर जलाए गए, उनकी मोटरसाइकिलें जला दी गई, महिलाओं के कपड़े तक फाड़ दिए गए। इतनी बड़ी घटना हो गई। वो तो सब, और वो ये भूल गए थे कि भीम आर्मी है देश में। जैसे ही घटना का भीम आर्मी को पता चला, भीम आर्मी ने तुरंत संज्ञान लिया। 9 मई को हमने सहारनपुर में सबीरपुर के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए, मुआवजे के लिए एक आंदोलन रखा। पुलिस ने हमारे आंदोलन को बिगाड़ा जी। हमारे आंदोलन में शामिल होने के लिए चारों तरफ से दलित समाज के लोग ट्रालियां भर भर के आ रहे थे और जहां हमें इकट्ठा होना था गांधी पार्क में, वहां पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। अगर पुलिस लाठी चार्ज ना करती तो वो आंदोलन आराम से हो जाता, हमारी बात सरकार तक पहुंच जाती और शायद ये इतना बड़ा कारवां खड़ा ना होता। पुलिस ने लाठी मारी, जिस रास्ते से जो लोग आ रहे थे उन्होंने वहीं पर आंदोलन शुरू कर दिया। उस आंदोलन में किसी एक आदमी की गलती नहीं है, पुलिस की गलती है। सरकार की मंशा थी कि दंगा कराया जाए ताकि आने वाले लोकसभा के चुनाव में फायदा लिया जाए। हमारे निर्दोष 43 भाइयों को पुलिस ने झूठे मुकदमे लिखकर रातों रात जेल में बंद कर दिया। भाई चंद्रशेखर आजाद ने हर जगह जाकर के, सहारनपुर के जो कप्तान थे, एसएसपी थे, उनकी बाइक पे बैठकर भाई चंद्रशेखर आजाद ने खुद जगह जगह दंगे को शांत कराया। पुलिस ये जानती थी कि चंद्रशेखर की वजह से आज सहारनपुर जलने से बच गया और उसी भीड़ में बजरंग दल के कुछ लोग नीला पटका पहन करके आगजनी करने के लिए आए थे। हमारी भीड़ का फायदा दूसरे संगठन के लोगों ने लिया, दंगा भड़काया, आगजनी की और उसका पूरा का पूरा इल्जाम भीम आर्मी के ऊपर लगा दिया, जो चंद्रशेखर आजाद दंगा रुकवाने में कमिश्नर के साथ, एसएसपी के साथ थे। शाम होते होते सरकार के कहने पर, विपक्षी दलों के कहने पर कि एक नई ताकत उभर के आई है, इसको यहां नहीं रोका गया तो ये बड़ी परेशान करेगी, पुलिस ने झूठे मुकदमे में भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ उनके 43 साथियों पर 21 मुकदमे लगाए। उन 43 में साहब भी थे शायद? उन 43 में मैं भी था। जब मुझे पुलिस ने पकड़ा हिमाचल प्रदेश के पोंटा साहिब से, मैं पुलिस का क्या बताऊं। लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप पुलिस को बहुत टारगेट करते हो, लेकिन लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि पुलिस ने मेरे साथ क्या किया है। मैं निर्दोष था, अपने समाज की लड़ाई लड़ने गया था, मेरे समाज पर अन्याय हुआ था, उनके घर जलाए गए थे, मैं अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए गया था। पुलिस ने मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर मुझे 3rd डिग्री तक दी, मुझे करंट लगाया गया, मुझे बर्फ की सिल्ली पर उल्टा लेटाकर फट्टे बजाए गए, मेरे प्राइवेट पार्ट पर करंट लगाया गया, मुझे इतना मारा गया पुलिस द्वारा कि 3 दिन तक मेरे पीछे से पूरा हिस्सा काला पड़ गया। और मेरी गलती इतनी थी कि मैंने अपने कमजोर समाज की आवाज उठाई थी, मैं भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ चला था, मेरी यह गलती थी। अब पुलिस द्वारा जब टॉर्चर किया जा रहा था आपको, तो कुछ उगलवाना चाह रहे थे पुलिस वाले या? पुलिस का ये कहना था कि 50 लोगों के नाम बताओ,
जब किसी ने मेरे जानकारी में आग नहीं लगाई, किसी ने कोई दंगा नहीं भड़काया, तो मैं किसका नाम बताऊं? मैंने संजय पांडे इंचार्ज थे एसओजी के, और बहुत सारे नाम है, लेकिन संजय पांडे जी का नाम मुझे याद रहेगा। जितना अन्याय उन्होंने किया है शायद किसी ने किसी के ऊपर नहीं किया होगा। पुलिस ने मुझे मारा, कहा 50 लोगों के नाम बताओ। मैंने कहा भाई मुझे जेल भेज दो, लेकिन मैं किसी बेगुनाह को नहीं फंसाऊंगा। मैं भीम आर्मी का सिपाही हूं, मैं टूटूंगा नहीं। आप मुझे डंडे से मारो या गोली मार दो, मैं अपनी बात पर अड़ा रहूंगा। आप मुझे जेल भेजो। तो ब्रदर कितने दिन थाने में रहे आप? मुझे 2 दिन तक मारा पुलिस। 2 दिन तक थाने में? 2 दिन तक पुलिस कस्टडी में? बहुत। और उसके बाद जेल में जो 2 दिन बाद जेल भेजा? 2 दिन बाद मुझे जेल भेजा गया, और सहारनपुर जेल में 3 दिन मुझे उल्टा लेटना पड़ा। मैंने 2 दिन खाना नहीं खाया। मेरे पास पहनने के लिए एक नेकर, एक बनियान था, मेरे पास कपड़े भी नहीं थे। मुझे बगैर कपड़ों के पुलिस उठा करके लाई थी। और जेल में कितने दिन रहे आप? जेल में मैं पहली बार में 4 महीने रहा। उसके बाद भी गए? उसके बाद भी मुझे झूठे मुकदमे में मेरे साथियों के साथ गैंगस्टर एक्ट लगा करके 2020 में जेल जाना पड़ा। 70 दिन दोबारा से मैं जेल में रहा। इस अत्याचार का बदला हम जरूर लेंगे, लेकिन बदला हम किसी को परेशान करके नहीं, बदलाव करके लेंगे। जिन अधिकारियों ने हमारे साथ गलत किया, और आज भी जो अधिकारी गरीबों को, कमजोरों को सता रहे हैं, उन अधिकारों को थोड़ा समझना चाहिए कि कमजोरों की मदद करने के लिए आपको ये ताकत, ये पावर मिली है जी। जब हमारी सरकार होगी, फिर आपको अलग से कैडर दे करके ये बताया जाएगा कि कमजोरों की मदद करने के लिए आपको वर्दी मिली है, सताने के लिए वर्दी नहीं मिली है। हम बदला नहीं, बदलाव करेंगे। 2017 पे हमने प्रकाश डाला था, 17 तक की घटना थी। उसके बाद फिर 2 अप्रैल 2018 में जो भारत बंद हुआ था, SC/ST एक्ट कमजोर करने पर जो सरकार ने कानून बनाया था, कमजोर किया था, उसमें क्या होती है आपकी भूमिका? उसमें भी जेल रहे आप? कुछ लोगों का मानना यह है कि SC/ST एक्ट खत्म हो जानी चाहिए। ऐसे तो बलात्कार जो लोग करते हैं उनका भी मानना है कि धारा 376 भी खत्म हो जानी चाहिए। बलात्कार की कोई धारा नहीं लगनी चाहिए। दहेज की पीड़ित, जो दहेज के पीड़ित, वो भी ये मानते हैं कि दहेज की धारा ना होनी चाहिए। 302 की भी कोई धारा ना लगनी चाहिए। 302 किसके ऊपर लगती है? जो मर्डर करता होता है। SC/ST एक्ट भी उसके ऊपर लगती है जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को बेवजह मारता है, पीटता है, गाली देता है, शोषण करता है। बिल्कुल। किसी बेगुनाह के ऊपर SC एक्ट नहीं लगाया जाता। ये भारत का संविधान और कानून है। ये गुनहगार को ही सजा देता है, बेगुनाह को नहीं देता। SC/ST एक्ट के एवज में 2 अप्रैल को बड़ा आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और सरकार ने उसमें भी हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगाए, लेकिन उस आंदोलन में हम जेल नहीं गए। उस वक्त सांसद चंद्रशेखर आजाद जी तो जेल में ही थे? हाँ, जेल में थे। 2018 में बहुत बड़ी भूमिका भाई चंद्रशेखर आजाद जी की उस आंदोलन में रही। जेल में रहते हुए उन्होंने देश भर में भारत को शांतिपूर्ण तरीके से बंद कराया। राजन, इस बात को हम दर्शकों को बता दें कि 2 अप्रैल 2018 को जो आंदोलन हुआ, जो कि कामयाब भी रहा, हालांकि 13 हमारे जो भाई शहीद हुए, भाई जो हमारे शहीद हुए थे, लेकिन इसका जो श्रेय है वह भीम आर्मी को जाता है, क्योंकि भीम आर्मी एक उभरती हुई ताकत थी। और 2 अप्रैल को पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया था, क्योंकि भीम आर्मी की जो ताकत थी, जो भीम आर्मी पूरे देश के अंदर छा गई थी, तो लोगों में उत्साह बढ़ा था। यानी एक शुरुआत थी, एक उस कह सकते हैं दौर की शुरुआत थी कि जो हमारे समाज की जो एक ताकत, जो एक डर था, वो काफ़ी यानी कि लुप्त हो गया था। और उसको उभारने के लिए, दोबारा से उस डर को निकालने के लिए भीम आर्मी ने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई थी। इसको हम 2 अप्रैल 2018 को भीम आर्मी को श्रेय देते हैं, क्योंकि उस वक्त हम नेशनल दस्तक में थे, दिल्ली में शंभू जी के चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद। तो वहीं से हमने उसकी जो खबरें थी सारी वहीं से जब मैं जेल में था तो खुद शंभू कुमार मेरे घर गए थे। मेरी माँ का, मेरे पापा का, मेरे भाई का इंटरव्यू किया था उन्होंने, और लोगों को, जनता को ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से एक गरीब घर का बेटा बेगुनाह होते हुए अपने समाज की आवाज उठाने पर जेल की सलाखों के पीछे है। जी जी। एक हमारे पास बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जो कि 4 बार उत्तर प्रदेश में शासन कर चुकी, और उसके बाद भी एक नई पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत थी, आज़ाद समाज पार्टी। और एक सवाल यह भी खड़ा करते कि इस तरह से तो समाज बिखरेगा, और जब ताकत बिखरेगी तो मजबूताई कैसे मिलेगी? जो दिमागी रूप से कमजोर है वो इस तरह की बात करते हैं कि 2 पार्टियों के आ जाने से ताकत बिखरेगी।
15% जो सवर्ण जाति के लोग हैं उनकी 5-6 पार्टियां हैं और फिर भी उनकी सत्ता बनी हुई है, लंबे समय से बनी हुई है। हम इतने नालायक बच्चे तो नहीं है कि बुढ़ापे में अपने माँ बाप से काम कराएंगे। हम इतने नालायक भी नहीं है कि बुढ़ापे में अपने माँ बाप को अकेला छोड़ देंगे। हम दोनों तरह से अपने माँ बाप के साथ भी रहेंगे और अपने माँ बाप को आराम भी कराएंगे। मेरे माँ बाप ने एक घर बनाया, उसमें हम 4 भाई रहने लगे। लेकिन जब मुझे अलग मैं काम करने लगा, मैंने अपनी जिम्मेदारी को समझा, तो मैं सिर्फ उस घर को छोड़कर दूसरा घर बनाया। मैंने अपने कारोबार को, अपने परिवार की संपत्ति को बढ़ाया ताकि मेरा परिवार कभी इस घर में कभी उस घर में रह सके। पहले हमारे पास एक घर था, अब हमारे पास 2 घर है। हमारा ये जो बहुजन समाज है, हमारा परिवार है, कभी इस घर में रहे आकर, कभी उस घर में रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही वो लोग कर रहे हैं, कभी बीजेपी, कभी आम आदमी पार्टी, कभी कांग्रेस। तो हमारे लोगों को समझना चाहिए, जब माँ बाप बूढ़े हो जाए तो उनको आराम करना चाहिए। और हमारे माँ बाप ने इतने अच्छे काम किए हैं जब वो जवान थे, जब वो काम करने के में सक्षम थे, कि आज दुनिया उनका लोहा मानती है और उन्हें आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी के नाम से जानती है। तो इस हिसाब से तो अगर कोई तीसरी, चौथी, 5वीं जितनी बने उतने अच्छा है। जब हम बूढ़े हो जाएंगे, हम कमजोर पड़ जाएंगे, तो तीसरा घर बनना चाहिए। अच्छा, ठीक है, तीसरा भी घर बनना चाहिए। अब जब तक जवान है तब तक नहीं बनना, तब तक हम करेंगे ना, तब तक हमारे साथ काम करो। और जब हम बूढ़े हो जाएंगे, ये घर तक जब कमजोर हो जाएगा, तब तीसरा घर बनाओ, समाज को ताकत देने के लिए और नई ऊर्जा लगाओ। जब वो पुराना घर था तब ऊर्जा कुछ और थी, आज आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी है, आज ऊर्जा और ज्यादा है। कल जब हम नहीं होंगे, ऊर्जा और ज्यादा होगी। ऐसे तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आरपीआई बनाई थी और मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी उसे छोड़कर आ गए थे, और इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उस पार्टी में क्रांतिकारी आंदोलनकारी लोगों की जरूरत नहीं थी। वो लोग खुद विधायक और सांसद बनना चाहते थे और अपनी संपत्ति को स्थापित करना चाहते थे। इसलिए कांशीराम जी ने समाज को बेहतर विकल्प दिया, बहुजन समाज पार्टी बनाकर। आज भी वही हाल है, आज भी समाज पीछे हट गया। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने तो समाज को एक बेहतर विकल्प दिया है कि आओ और आगे बढ़ो, अपना हिस्सा लो और इस देश की पाई में जो हमारा हिस्सा है उस हिस्से को लो और अपना योगदान दो। लोग बहन जी और बसपा को टारगेट भी करते हैं, नालायक है, वो नालायक है। उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी सरकार जिनकी है वो भारतीय जनता पार्टी है और विपक्ष में समाजवादी पार्टी है, तो लड़ाई तो उन दोनों से है। भाई सत्ता काम नहीं करती और विपक्ष सवाल नहीं पूछता, तो हम तो दोनों से लड़ेंगे। भाई बीएसपी ना सत्ता में है ना विपक्ष में, क्यों लड़ेंगे भाई? बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे भाई है बीएसपी वाले। आज नहीं तो कल उन्हें हमारे साथ आना है, मिलजुल कर हमें अपना घर मजबूत करना है और इस देश में प्रदेश में बहुजनों का राज स्थापित करना है। जो बाबा साहब ने कहा था, अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, हम इस देश के शासक है, हम लिख कर आए हैं और दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। लखनऊ से दिल्ली आएंगे, आप याद रखना। तो भविष्य में मतलब आपका सपना राजनीति में आना है, समाज को इसी प्रकार जैसे चल रहा है चलता रहेगा, मतलब चुनाव लड़ने मुझे चारों सदन का सदस्य बनना है, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद, चारों सदन का सदस्य बनना है मुझे। और सदन में जाकर के मुझे ऐश नहीं करनी, कुर्सी पे चिपकना नहीं है। मुझे सदन में हर वो काम करना है जिससे गरीबों की भलाई हो सके, जिससे कमजोरों को मदद मिल सके। मुझे इस देश में, इस प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को सुधारना है, जिससे गरीब को अच्छा इलाज और गरीब के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके जी। मेरा यह सपना है, जब हमारी सरकार होगी सबसे ज्यादा इसके लिए लड़ूंगा। अपनी सरकार से भी इसकी मांग करूंगा कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल से बेहतर बनाया जाए, सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर बनाया जाए ताकि गरीब को अच्छा इलाज मिल सके। हम किसी का फ्रॉड का 5 लाख का बीमा नहीं करेंगे, हम फ्री में इलाज देने का काम करेंगे, क्योंकि बीमे का पैसा उन्हीं विधायक और सांसदों के बच्चों की जेब में जा रहा है जो डॉक्टर बनकर गरीबों को लूट रहे हैं। सरकार उन्हें डायरेक्ट फंड नहीं करती, इसलिए मरीज का आयुष्मान कार्ड बना करके 5 लाख का बीमा दे दिया ताकि विधायक के बच्चे के अकाउंट में वो सरकार का पैसा इस मरीज के थ्रू पहुंच जाए। बहुत आग भरी हुई है राजन आपके अंदर, बहुत सपने आपके, और सपने वही। ये सपने और आग समाज के उत्थान के लिए, किसी के नुकसान के लिए नहीं। मेरा किसी जाति और धर्म से कोई झगड़ा नहीं है,
जो गलत करेगा वो भरेगा, और संविधान के दायरे में कानूनी रूप से भरेगा। मैंने गलत किया, मैं भी भरूंगा। मैं तो बगैर गलत किए 2 बार जेल चला गया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं 2 बार जेल चला गया, अपने समाज की आवाज उठाने के लिए चला गया। चारों सदन के सदस्य बनने की आप बनूंगा। और जो सपने देखता है उसके सपने पूरे होते हैं। अपने घर की दीवार पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। और ऐसे ही हमने देखा सांसद चंद्रशेखर आजाद जी की दीवारों पर बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन लिखे हुए हैं, महापुरुषों के लिखे हुए हैं। वही ऊर्जा आज राजन गौतम के अंदर पैदा हो गई है, और इसलिए आज राजन अपने बेबाकी जुबान से इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। और 4 सदन का सदस्य होने की बात बहुत बड़ी अपने आप में, और ऐसे ही सपने देखने चाहिए सभी दर्शकों को। इस पूरी हमारी जो बातचीत हुई, इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और आगे कभी फिर यदि भविष्य में मौका मिलेगा तो राजन हम फिर बात करेंगे, क्योंकि बात बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे सवाल है हमारे, उनका जवाब आपको देना है। तो इसी के लिए इजाज़त चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद।